चलिए गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए गुड मॉर्निंग आप सभी को। पिछले क्लास में हम लोग महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़ रहे थे और उसके बारे में आपको बताए थे कि जो महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति है उससे संबंधित सिद्धांत को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला संकुचन सिद्धांत, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, और दूसरा था आप लोग का ड्रिफ्ट थ्योरी, प्रवाह सिद्धांत। तो पिछले क्लास में हम लोग संकुचन सिद्धांत, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। तो विस्थापन सिद्धांत की जो सबसे पहली बात की जाए, ये भी हम आपको बता दिए थे कि डच जो मानचित्र वेता थे उनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम आता है, ठीक है, ओंटेनियो स्नाइडर का, ठीक है। तो ओंटेनियो स्नाइडर ने भी विस्थापन सिद्धांत की चर्चा की थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो है प्रचलन में जो आता है वो है एफवी टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो देखते हैं हम लोग एफवी टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह सिद्धांत या तो परिकल्पना। देखिए इसमें कंफ्यूजन वाला बात नहीं होना चाहिए कि कोई लोग कोई सिद्धांत बोल देते हैं, कोई परिकल्पना बोलते हैं, ठीक है। सामान्य तौर पर हम लोग परिकल्पना और सिद्धांत शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन ये दोनों में अंतर है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों में अंतर है, क्योंकि बोला जाता है ना कि आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आप उससे भी बेहतर हो सकते हैं यदि आप शब्द का चयन ठीक ठाक करें और शब्द को अच्छी तरीके से समझना सीख जाएं। तो यहां पे देखिएगा परिकल्पना भी होगा और कहीं कहीं पे सिद्धांत भी होगा। तो दो बातें बोला जाता है, एनी स्टेटमेंट दैट इज नॉट प्रूफ इज नोन एज हाइपोथेसिस। मतलब कोई भी कथन, कोई भी वाक्य जो सिद्ध नहीं किया गया है, ठीक है, उसे परिकल्पना कहते हैं। तो एनी स्टेटमेंट दैट इज नॉट प्रूफ इज नोन एज हाइपोथेसिस। और वैसा कोई भी कथन, वैसा कोई भी वाक्य, ठीक है, वैसा कोई भी स्टेटमेंट जो सिद्ध किया जा सकता है, वैज्ञानिक तर्कों पर खरा उतरता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, हाइपोथेसिस, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी ये क्या करते हैं, कुछ साक्ष्य देने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जब भी आप पढ़े होंगे साइंस में तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ की बात करते हैं, ठीक है ना। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बोलते हैं या नियम बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि परिकल्पना और सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर होता है। आगे हम लोग चले, देखिए एफवी टेलर के द्वारा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 ईस्वी में किया गया, परंतु उसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हो। यहां से दो तीन सवाल बनता है, ठीक है। सबसे पहला सवाल क्या बन सकता है कि महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ठीक है। तो उसका आंसर आपके पास है एफवी टेलर। दूसरा सवाल हो सकता है कि कब किया गया था, तो 1908 ईस्वी में किया गया था। तीसरा सवाल हो सकता है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1910 ईस्वी में। तो यहां से सवाल बनने का चांसेस है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वास्तव में टेलर का विचार स्थल भाग के क्षैतिज स्थानांतरण से संबंधित था। जो टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है
वो स्थलखंडों का या महाद्वीपों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से संबंधित है। उनके द्वारा यह बताया गया था कि स्थल भाग जो है उसका ऊर्ध्वाधर दर नहीं, ठीक है ना, मतलब लंबवत प्रवाह न होकर के इसका क्षैतिज प्रवाह हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रवाह हुआ है। इनकी परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य टर्सरी युग में मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करना था। यहां से भी सवाल हो सकता है, ठीक है, कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि टर्सरी काल में, ठीक है, अब ये आया टर्सरी काल। अब जब काल की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में जियोलॉजिकल टाइम एक टॉपिक ही है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है, भूगर्भिक समय मापनी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ टर्म आपके पास आएगा। तो ये कई वर्गों में इसका विभाजन किया गया है। जैसे जब आप पढ़िएगा तो इयोन, एरा, पीरियड, इपोच ऐसा करके रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, शुरुआत होता है प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ओडोबिसियन, सिलुरियन, डेवोनियन, टिरैसिक, जुरैसिक, मेसोजोइक, ठीक है, और लास्ट जो पीरियड है अभी हम लोग जो जी रहे हैं उसे कहा जाता है होलोसीन पीरियड। तो उसी प्रकार से अलग अलग समय में पृथ्वी पर अलग अलग घटनाएं घटित हुई है और इसका जो डेवलपमेंट है अलग अलग समय काल में रहा है। जैसे कि जब आप पढ़ते होंगे तो आर्कियन पीरियड की बात करते हैं, उस समय की जो चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जीवाश्म का अभाव क्यों है? क्योंकि उस समय जीव था ही नहीं। जैसा कि आपको पता है कि जल ही जीवन है, ठीक है, तो जीवन का विकास कहां पे हुआ है? जल में हुआ है। अब बात करते हैं ये कैसे पता चलता है। देखिए दो चीजें होती है, एक तो धार्मिक होता है, दूसरा वैज्ञानिक होता है। यदि धार्मिक दृष्टिकोण से बात करते हैं तो आपको पता है कि इतिहास का स्रोत, ठीक है, इतिहास जो है जानकारी का प्रमुख स्रोत है। और जब इतिहास के स्रोत की बात करते हैं तो उसमें आप देखते हैं एक साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत में आपका वेद, उपवेद, उपनिषद, पुराण ये सब आ जाता है, ठीक है। तो जब आप पुराण की बात करते हैं तो एक पुराण है विष्णु पुराण, एक पुराण है गरुड़ पुराण, ठीक है। तो विष्णु पुराण में और विष्णु भगवान का अलग अलग अवतार हुआ है। पहला अवतार क्या बताता है कि मत्स्य अवतार हुआ है। तो मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, बचपन से पढ़ते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो सबसे पहले जीवन का विकास कहां पे हुआ? जल में। अभी भी बोलते हैं जल, जल ही जीवन है। जल है तो कल है, इसके बिना, ठीक है, और कल है तो परसों है, इसके बिना कैसे जिएंगे बरसों। तो जल को भी सुरक्षित रखने की बात की जाती है। तो उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जीवन का विकास कहां पे हुआ है? जल पे हुआ है। तो अलग अलग समय में अलग अलग विकास हुआ है पृथ्वी पर। और यदि ये बात मेरा नहीं मानते हैं तो कुछ साक्ष्य भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कुछ मूवी, हाँ, मूवी जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। एक मूवी है जुरैसिक पार्क, शायद आप लोग देखे भी होंगे, और जो नहीं देखे होंगे, ठीक है, वो देख लीजिएगा। अच्छी मूवी है जुरैसिक पार्क, ठीक है, जिसमें डायनासोर को दिखाया गया है। और डायनासोर बाद में क्या होता है? विलुप्त हो जाता है। क्यों विलुप्त होता है? हम लोग भी विलुप्त हो सकते हैं जब हमारे रहने के लायक स्थिति नहीं होगा तो। जैसे ज्यादा गर्मी हो जाता है तो हम लोग असहाय महसूस करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जुरैसिक पार्क मूवी है, उसमें आप देख सकते हैं कि डायनासोर के बारे में बताया गया है। तो जुरैसिक पीरियड है जब डायनासोर पृथ्वी पर था। बाद में बताया जाता है कि धूल भरी आंधी और गर्म आंधी चलने के कारण क्या हुआ कि डायनासोर के जीवित रहने का जो कंडीशन था, स्थिति था, वो विद्यमान नहीं रह पाया। तो डायनासोर क्या हुआ? विलुप्त हो गया। इसके अलावा तो इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी पर कभी तापमान अधिक हुआ है। इसके अलावा एक और मूवी है जिसे बोलते हैं आइस एज, है ना। आइस एज के बारे में आप लोग जानते होंगे। और आइस एज में क्या होता है कि पूरे पृथ्वी पर तापमान कम होने के कारण संपूर्ण पृथ्वी पर बर्फ का जमाव होता है। तो वो आप आइस एज में देख सकते हैं। और आइस एज किसे कहते हैं? तो जो प्लीस्टोसीन पीरियड है उसे आइस एज के नाम से जाना जाता है। अभी का जो पीरियड है, ठीक है, अभी का जो पीरियड है उसको बोलते हैं नियोजोइक एरा। और इसमें प्लीस्टोसीन
और होलोसीन पीरियड को शामिल किया जाता है। तो होलोसीन पीरियड में अभी हम लोग जी रहे हैं। और यदि पृथ्वी पर डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है इसको जानना है तो एक ऐड आता है, आप लोग शायद देखे भी होंगे, मेंटोस खाइए दिमाग की बत्ती जलाइए। उसमें देखिएगा कि किस प्रकार से पूरा डेवलपमेंट पृथ्वी पर हुआ है। सबसे पहले होमो सैपियंस को दिखाएगा, जग्गू के नाम से आता है, ठीक है। पहले 4 पैर पे आता है, फिर 2 पैर पे होता है, फिर उसके बाद देखेगा टांगा लेके आएगा, फिर मोटर गाड़ी लेके आएगा, बाद में सूट बूट पहनकर जेंटलमैन बनेगा, उसके बाद बोलेगा मेंटोस खाइए दिमाग की बत्ती जलाइए, ठीक है। तो याद रखिएगा अलग अलग समय में अलग अलग पीरियड रहा है पृथ्वी पर और इस पर अलग अलग घटनाएं घटित हुई है। जैसे क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार बहुत हुआ है। कार्बोनिफेरस पीरियड में कोयले का निर्माण हुआ है। तो यहां से भी सवाल आपका हो सकता है, ठीक है। तो एक बार उसको भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बार उसको भी आप देखिएगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब आगे बात करते हैं टर्सरी पीरियड। टर्सरी पीरियड में नवीन बलित पर्वत का निर्माण हुआ है। पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण की जब बात करते हैं तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ है, कैलिडोनियन पीरियड में हुआ है, हर्सिनियन पीरियड में हुआ है, टर्सरी पीरियड में हुआ या अल्पाइन पीरियड में हुआ, ठीक है। तो सबसे रिसेंट वाला जो है टर्सरी पीरियड या अल्पाइन पर्वतीकरण को माना जाता है। तो टर्सरी पीरियड में आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत यदि जानते होंगे तो आपको पता है हिमालय की उत्पत्ति टर्सरी पीरियड में हुई है, तृतीयक काल में हुई है, ठीक है। अब हिमालय ऐसा नहीं है, हिमालय क्या है, एक सतत श्रृंखला है और ऊपर से नीचे आप देख सकते हैं इसको 4 भाग में विभाजित करते हैं। हिमालय जो मेन हिमालय उससे पहले जो बना है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है पार हिमालय। उसके बाद आपका आता है ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका मिडिल हिमालय होता है, मध्य हिमालय। उसके बाद आता है शिवालिक। तो इयोसीन, ठीक है, इयोसीन पीरियड में बना है बृहद हिमालय और ओलिगोसीन मायोसीन पीरियड में बना है मध्य हिमालय। और सबसे रिसेंट, सबसे नवीनतम भाग जो हिमालय का है उसे शिवालिक कहते हैं या आउटर हिमालय कहते हैं। इसका जो है निर्माण कब हुआ है तो बोला जाता है कि प्लीस्टोसीन प्लायोसीन पीरियड में हुआ है। और जिस प्रकार से हिमालय का उत्थान हुआ है, जिस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, इसका अपलिफ्टमेंट हुआ है, उसका प्रभाव झारखंड के छोटा नागपुर के पठार पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अलग अलग पीरियड में हिमालय की उत्पत्ति हुई है, हिमालय का उत्थान हुआ है और उसी पीरियड के दौरान छोटा नागपुर का पठार भी 300-300 मीटर ऊंचा उठा है। और छोटा नागपुर का पठार का जो पश्चिमी भाग है, रांची के पठार का पश्चिमी भाग, ठीक है, उसे पाट प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब छोटा नागपुर के पठार की ही बात करें या, ठीक है, तो उसमें आप देखते हैं कि हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार, रामगढ़ का पठार, इसके बाद आता है रांची का पठार। और सबसे उच्चतम भाग की बात करते हैं तो रांची का पठार सबसे उच्चतम भाग है। और रांची के पठार में भी रांची का जो पश्चिम भाग है जिसे पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वो छोटा नागपुर के पठार का सबसे उच्चतम भाग है, ठीक है। अब बात कहिएगा कि हम लोग ये भी देखते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो छोटा नागपुर के पठार का सबसे उच्चतम बिंदु की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में है और इसका हाइट कितना है आप लोग को पता होगा, 1326 मीटर। इसके अलावा आगे हम लोग बात करते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि टर्सरी काल में जो पर्वत का निर्माण हुआ है उसके बारे में व्याख्या करना, उसके बारे में बतलाना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। आगे देखें, टेलर के सामने मुख्यतः उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के रॉकी तथा इंडीज का उत्तर से दक्षिण दिशा तथा अल्पाइन, आल्प्स, काकेसस, हिमालय आदि पर्वतों का पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तार की समस्या को सुलझाना था। तो याद रखिए टेलर जो थे ये क्या करना चाहते थे या क्या इनका उद्देश्य था। तो सबसे पहला तो आपको बता दिए कि टर्सरी पीरियड में
जो बलित पर्वत की उत्पत्ति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद ये भी बात खोजने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि जो रॉकीज है और एंडीज है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज है, इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण ही क्यों है। उसके बाद बात करते हैं आल्प्स, अल्पाइन माउंटेन की, और अल्पाइन माउंटेन में आल्प्स, काकेशस और हिमालय, इसका जो विस्तार है, इसका जो एक्सटेंशन है पूरब से पश्चिम क्यों है। तो इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है, ठीक है। इसी समस्या के समाधान के लिए इन्होंने इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया है। अब देखिए, इसी समस्या को सुलझाने के लिए टेलर ने संकुचन सिद्धांत के विपरीत, याद रखिएगा, इसी समस्या को सुलझाने के लिए यानी पर्वतों की उत्पत्ति और उसके विस्तार की समस्या को सुलझाने के लिए यह संकुचन सिद्धांत के विपरीत में, ठीक है, स्थल विस्थापन सिद्धांत, ड्रिफ्ट ऑफ और डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, ठीक है, ड्रिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया है। तो याद रखिएगा कि संकुचन सिद्धांत के विपरीत कौन सा सिद्धांत है, विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, किसके द्वारा, टेलर के द्वारा। चलिए आगे, टेलर का यह सिद्धांत प्रवाह सिद्धांत का प्रथम प्रयास माना जाता है। तो यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सिद्धांत है या कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे प्रथम प्रयास किया था प्रवाह सिद्धांत के लिए। तो याद रखिएगा कि टेलर महोदय जो है वो सबसे पहले प्रवाह सिद्धांत की बात करते हैं और उनका प्रथम प्रयास था, और वो बताने का प्रयास किए हैं कि स्थल रूप का क्या है, क्षैतिज स्थानांतरण तथा विस्थापन हुआ है। यद्यपि इससे पहले, इनसे पहले, ठीक है, टेलर से पहले ओंटेनियो स्नीडर ने 1858 ईस्वी में अपना प्रवाह संबंधी मत प्रस्तुत किया, लेकिन वो उतना प्रचलित नहीं हो पाया। तो यदि आपसे पूछा जाए प्रथम प्रयास यदि सैद्धांतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, तो याद रखेगा एफवी टेलर का बात आता है। लेकिन एफवी टेलर से पहले भी एक विद्वान थे जिनका नाम है ओंटेनियो स्नीडर, ठीक है, ओंटेनियो स्नीडर, इनके द्वारा 1858 में अपना प्रवाह संबंधी मत प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। अब ओंटेनियो स्नीडर का थोड़ा सा देख लेते हैं। ओंटेनियो स्नीडर का मुख्य उद्देश्य कार्बोनिफेरस युग के यूरोप की कोयले की परतों में विद्यमान वनस्पतियों के अवशेष तथा उत्तरी अमेरिका के कोयले की परतों की वनस्पतियों के अवशेष की समानता को स्पष्ट करना है। मतलब देखिए, ओंटेनियो स्नीडर के द्वारा भी ये बात, विस्थापन की बात की गई थी। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि यूरोप की जो कोयला है या यूरोप में जो कोयला पाया जाता है उसमें विद्यमान जो वनस्पति का अवशेष है, इसके अलावे उत्तरी अमेरिका में जो कोयला पाया जाता है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में जो कोयला पाया जाता है उसमें जो विद्यमान वनस्पतियों के अवशेष हैं उसमें क्या समानता है। तो याद रखिएगा ओंटेनियो स्नीडर क्या बोलते हैं कि कोयला, यूरोप में जो कोयला पाया जा रहा है उसमें जो वनस्पति का अवशेष है, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में जो कोयला पाया जा रहा है उसके जो वनस्पति अवशेष है उसमें क्या समानता है। तो इन समानताओं को ढूंढना, इन समानताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। आगे, टेलर ने अपने सिद्धांत का प्रारंभ या शुभारंभ क्रिटेशियस युग से करते हुए यह बतलाया है कि उस समय मुख्यतः दो स्थल भाग थे। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा सैद्धांतिक रूप से हम लोग चलते हैं, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से हम लोग चलते हैं और देखते हैं। टेलर अपने सिद्धांत की शुभारंभ क्रिटेशियस युग, याद रखिएगा,
क्रिटेशियस युग से करते हैं। और यह बतलाया है, और क्या बतलाया है कि उस समय मुख्यतः दो स्थल भाग थे। उस समय क्या था, तो दो स्थल का भाग था। एक था आपका लॉरेशिया, ठीक है, और दूसरा था आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है। और लॉरेशिया कहां पे था, तो उत्तरी ध्रुव के पास था, और गोंडवाना लैंड दक्षिणी ध्रुव के पास था, ठीक है। तो ये बात टेलर के द्वारा बताया गया। ये अपने सिद्धांत की शुरुआत क्रिटेशियस युग से करते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है। देखिए, प्रारंभ में ऐसा माना गया कि जो संपूर्ण पृथ्वी है उसका दो भाग है, ठीक है। कौन कौन सा दो भाग, तो एक ये है आपका स्थल भाग, स्थल भाग, और स्थल भाग के चारों ओर फैला हुआ है जल का भाग, ठीक है। तो स्थल भाग को पेंजिया कहा गया। ये किनके द्वारा बताया गया है, ये वेगनर के द्वारा बताया गया, ठीक है। लेकिन यहां पे जब लॉरेशिया की बात आ रही है, गोंडवाना लैंड की बात आ रही है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। इसके अलावा जो जल वाला भाग था उसे पैथालासा बोला गया, पैथालासा, ये वेगनर के द्वारा बताया गया है, ठीक है। पैथालासा, पैंथालासा, याद रखिएगा। तो जो बृहद स्थल का भाग है पेंजिया क्या है, तो सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता है, सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। और मेगा ओशन की बात की जाती है, मेगा ओशन। तो मेगा ओशन क्या है, पैथालासा, पैथालासा का मतलब क्या हुआ, मेगा ओशन, और पेंजिया का मतलब क्या हुआ, सुपर कॉन्टिनेंट। अब ये जो पेंजिया है ये बाद में ठीक है, दो भागों में विभाजित हुआ। जब विस्थापन हुआ तो इसका दो भाग हुआ, ठीक है। जो उत्तर वाला भाग है उसे बोला जाता है लॉरेशिया, ठीक है, लॉरेशिया। और यह उत्तरी ध्रुव के पास है लॉरेशिया, लॉरेशिया। इसकी बात टेलर अभी कर रहे हैं। और लॉरेशिया को क्या बता रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव के पास था, उत्तरी ध्रुव के निकट। जबकि जो दक्षिण वाला भाग है इसे बोला जाता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, है ना, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। और ये कहां पे था, तो दक्षिणी ध्रुव के पास था, दक्षिणी ध्रुव के पास। तो याद रखिएगा, ये दो बात बोलते हैं कि देखिए गोंडवाना लैंड था और लॉरेशिया था। लॉरेशिया जो है उत्तर वाला भाग है, उत्तरी ध्रुव के निकट था, जबकि गोंडवाना लैंड दक्षिण वाला भाग है, दक्षिणी ध्रुव के निकट था। आगे देखें, इसके अतिरिक्त इन्होंने यह भी कल्पना की, यह कल्पना की कि महाद्वीपीय भाग सियाल का बना है, ठीक है। अब महाद्वीपीय भाग किससे बना है, सियाल का बना है। तो जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे तो सबसे पहला विद्वान एडवर्ड स्वेस का नाम आता है, ठीक है, एडवर्ड स्वेस। और एडवर्ड स्वेस के द्वारा यह बताया गया है, रासायनिक संरचना के आधार पर एडवर्ड स्वेस बताते हैं, ठीक है। देखते हैं,
सबसे पहले रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर एडवर्ड सुएस के द्वारा यह बताया गया कि पृथ्वी की 3 परत है। ठीक है, सबसे नीचे वाला नीफे है, ये है आपका सियाल और ये है आपका सीमा। सियाल मतलब सिलिकॉन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम। तो और ये सियाल जो है, सियाल महाद्वीप बना है, महाद्वीप बना है। तो सियाल से क्या है, महाद्वीप बना है। इसके अलावा देखिए मध्यवर्ती लेयर क्या है, सीमा। और सीमा की जब बात करते हैं तो इसमें बोला जाता है सिलिकॉन मैग्नीशियम है, सिलिकॉन मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। और इससे क्या बना है, तो महासागर बना है, महासागर बना है। तो जो महासागरीय सागर का जो भाग है वो सीमा का बना है। ठीक है, और सियाल से क्या बना है, महाद्वीप बना है। और नीफे जो है सबसे केंद्रीय भाग है, नीफे सबसे केंद्रीय भाग है, सबसे भारी है। और इसमें निकेल तथा फेरस पाया जाता है, निकेल तथा फेरस या लोहा है। ठीक है, ये सबसे पहले सुएस के द्वारा बताया गया था। ठीक है, एडवर्ड सुएस के द्वारा। तो याद रखिएगा, रासायनिक संरचना के आधार पर बताया गया था कि धरातल के अंदर 3 लेयर है, सियाल, सीमा और नीफे। चलिए आगे, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि महाद्वीपीय भाग किससे बना है, सियाल से बना है। इसका मतलब क्या है, महाद्वीपीय भाग में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि महाद्वीपीय भाग में सबसे प्रधान तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। चलिए, तथा सागरों में सियाल का पूर्णतः अभाव है, मतलब सागर वाले भाग में सियाल नहीं पाया जाता है, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम नहीं मिलता है। सियाल अर्थात स्थल भाग, सीमा अर्थात सागरीय भाग। और सीमा जो है, सीमा का मतलब क्या है, सागरीय भाग है, महासागरीय भाग है। और इसमें क्या होगा, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है, आपको बताते हैं। तो महासागरीय भाग में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है। और चूंकि सियाल जो है हल्का है और सीमा क्या है, भारी है, तो सियाल जो है सीमा पर क्या हो रहा है, तैर रहा है। ये बात करते हैं सियाल अर्थात स्थल भाग और सीमा अर्थात सागरीय भाग पर तैर रहा है। आपको भी पता है जो भाग हल्का होता है वो भारी वाले भाग पर तैरता है, लिक्विड यदि हो तो। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे कि यदि बर्फ का टुकड़ा लेकर के आप पानी में छोड़ देते तो फ्लोट करता है। ठीक है, बर्फ का टुकड़ा यदि आप पानी में छोड़ देते हैं तो वो तैरना शुरू करता है। और टाइटैनिक भी इसी के कारण डूबा था, आपको पता है। तो याद रखिएगा, बर्फ का टुकड़ा का एक भाग ऊपर से आपको दिखाई पड़ता है, जबकि 9 गुना भाग उसका पानी में डूबा रहता है। उसी प्रकार से आप शिप को भी देखते हैं, तो ये बताते हैं कि जो सियाल है वो सीमा पर क्या है, तैर रहा है। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट बात इसमें देखना है आप लोग को कि महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा क्या थी और कारण क्या था। ठीक है, इतना तो आप बैकग्राउंड देख लिए कि क्या क्या ये बात करते हैं। ठीक है, अब देखना है हम लोग को कि प्रवाह की दिशा और कारण क्या क्या है। चलिए, प्रवाह के कारण की और दिशा की बात कर लेते हैं। टेलर के अनुसार यह बताया गया कि जो विस्थापन है, महाद्वीपों का जो विस्थापन है या महाद्वीपों का जो प्रवाह है, विषुवत रेखा की ओर हुआ है। किधर हुआ है, विषुवत रेखा की ओर। अब देखिए विषुवत रेखा क्या है।
पृथ्वी पर स्थिति को बतलाने के लिए कई सारी रेखाएं खींची गई, काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है पृथ्वी पर या मानचित्र पर, उसे अक्षांश बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइंस होता है उसे देशांतर बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया सामान्य सी बात। यदि आप 6 क्लास के एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उसमें बताया जाता है ऑल द पैरेलल लाइंस फ्रॉम इक्वेटर अप टू पोल्स आर नोन एज लैटिट्यूड्स। विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई सभी रेखाएं ध्रुवों तक अक्षांश कहलाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब विषुवत रेखा क्या है? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मान 0 डिग्री होता है क्योंकि अक्षांश को डिग्री में मापा जाता है, ठीक है। तो विषुवत रेखा वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मान जो है 0 डिग्री होता है। तो आपसे सवाल यदि पूछ दिया जाए कि विषुवत रेखा का मान कितना है, तो 0 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रहा है। एक गोला उसका 2 भाग, तो इसको गोलार्ध बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला जो भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और दक्षिण वाला नीचे वाला जो भाग है साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर ये याद रखिएगा। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो इनके द्वारा यह बताया गया, टेलर के द्वारा बताया गया है कि जो स्थल खंड है उसका जो विस्थापन हुआ है, ठीक है, प्रवाह हुआ है, वो विषुवत रेखा की ओर हुआ है। तो दिशा तो पता चल गया, विषुवत रेखा की ओर हुआ है। कारण क्या है? प्रवाह का कारण भी जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रवाह का कारण क्या है? ज्वारीय बल को माना है, ठीक है। प्रवाह का जो कारण है वो ज्वारीय बल है। तो विषुवत रेखा की ओर, और कारण क्या है? ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स। तो टेलर के द्वारा बताया गया कि महाद्वीपों का प्रवाह किस दिशा में? तो विषुवत रेखा की ओर। कारण ज्वारीय शक्ति। तो सूर्य चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति को ये मानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। ये बताते हैं कि क्रिटेशियस युग में जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, ठीक है, ये बताते हैं कि जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई होगी, कल्पना ही है, आपको बताएंगे, ठीक है। जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई होगी, कब? क्रिटेशियस युग में, ठीक है। क्रिटेशियस युग में जब हुई होगी, उस समय पृथ्वी इसके अधिक निकट रही होगी। मतलब जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई होगी क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस युग में, तो उस समय चंद्रमा जो है पृथ्वी के ज्यादा निकट रही होगी, और ज्यादा निकट होने के कारण आकर्षण शक्ति ज्यादा रहा होगा, ठीक है। ये बात बताते हैं कि देखिए क्रिटेशियस युग में चंद्रमा की उत्पत्ति जब हुई होगी, उस समय चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा करीब रही होगी, और जब ज्यादा करीब रही होगी इसके कारण क्या है? ज्वारीय शक्ति भी अधिक रहा होगा, और जो आकर्षण शक्ति है वो अधिक रहा होगा। और इस शक्ति के कारण, और ये जो ज्वारीय शक्ति अधिक रही है उसके कारण क्या हुआ होगा कि पृथ्वी के घूर्णन में अत्यधिक वृद्धि हुई होगी, और इसके कारण, अत्यधिक वृद्धि होने के कारण क्या है कि ज्वारीय शक्ति के प्रभाव में आकर स्थल भाग का ध्रुवों की ओर से प्रवाह या स्थानांतरण हुआ। तो ये देखिए, ये अपना क्लियर पूरा व्यू बताते हैं, स्पष्ट करते हैं कि देखिए क्रिटेशियस युग में चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा करीब रहा होगा, और ज्यादा करीब होने के कारण ज्वारीय शक्ति या आकर्षण शक्ति बहुत अधिक रहा होगा, और अधिक होने के कारण जो पृथ्वी का घूर्णन है वो अधिक तीव्र हो गया होगा, और इसके कारण क्या है? ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर स्थलखंड का विस्थापन हुआ है।
तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर स्थानांतरण हुआ है। चलिए अब स्थानांतरण की जब बात करते हैं तो ये दो बताते हैं, एक तो बोलते हैं विषुवत रेखा की ओर, दूसरा बोलते हैं पश्चिम की ओर। ठीक है, विषुवत रेखा की ओर और पश्चिम की ओर। चलिए तो दिशा की जब बात करते हैं याद रखिएगा, विषुवत रेखा की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर, और दोनों ही दिशाओं में जो जिम्मेदार शक्ति है विस्थापन के लिए वो टाइडल फोर्स है। ठीक है, ज्वारीय बल है। चलिए आगे देखते हैं, आगे ये क्या बात करते हैं। अधिक ज्वारीय शक्ति के कारण लॉरेशिया, देखिए अधिक ज्वारीय शक्ति के कारण जो लॉरेशिया का भाग है उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने लगा। ये बताते हैं कि अधिक ज्वारीय शक्ति के कारण लॉरेशिया का भाग जो है उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने लगा। इसके अलावे तथा यह प्रवाह संभवतः उत्तरी ध्रुव की अरीय दिशा में हुआ है। ठीक है, रेडियल दिशा की बात की जा रही है। इस प्रवाह ने उत्तरी ध्रुव के पास खिंचाव बल उत्पन्न हुआ, और ये जो प्रवाह हुआ इससे उत्तरी ध्रुव के पास क्या है, खिंचाव बल उत्पन्न हुआ, जिस कारण से स्थल भाग का प्रवाह के साथ साथ इनका विभंजन भी हुआ, और ये बात बोलते हैं कि इनका विभंजन भी हुआ है। ठीक है, अब आपको बताते हैं ये क्या बात करते हैं, देखिएगा। ये वाला बात हम आपको बता चुके हैं। ये मानिए कि ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और ये है आपका लॉरेशिया, और ये उत्तरी ध्रुव के निकट है। अब ये बताते हैं कि ज्वारीय शक्ति के कारण ये जो लॉरेशिया वाला पार्ट है, ये लॉरेशिया जो है वो विषुवत रेखा की ओर आया। ठीक है, ये नीचे की ओर आया, इसका विस्थापन। ठीक है, इसके अलावा ये जो गोंडवाना लैंड है ये भी उत्तर की ओर गया, तो एक दक्षिण की ओर आया है और एक उत्तर की ओर है। हालांकि ये दिशा की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बताते हैं कि ये ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर हुआ है। इसके अलावा दूसरा पश्चिम की ओर हुआ है। ठीक है, कारण क्या है, ज्वारीय शक्ति। चलिए तो ये आप देख चुके। अब ये बताते हैं कि जब लॉरेशिया का विस्थापन इधर हुआ है, इसके कारण क्या है, ये जो ध्रुव वाला भाग है उसमें भी खिंचाव आया और ये ध्रुवों में भी खिंचाव आया है, और इसके कारण क्या है, अलग अलग स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। चलिए देखें, देखिए टेलर के अनुसार क्या बताया जा रहा है। टेलर के अनुसार उत्तरी ध्रुव प्रवाह से खिंचाव एवं विभंजन के फलस्वरूप बैफिन की खाड़ी, डेविस जलडमरू मध्य, लैब्राडोर सागर तथा आर्कटिक सागर की रचना हुई है। ठीक है, अब देखिएगा, ये देखिए ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये है आपका उत्तरी ध्रुव, और इसका खिंचाव कहां पे बोलते हैं, ये बोलते हैं ये नीचे की ओर गया है। ये वाला भाग क्या है, नीचे की ओर गया है, और ये खिंचाव होने के कारण क्या क्या स्थल रूप बना है ये देखिएगा। बैफिन की खाड़ी बोलते हैं। इसके कारण ये क्या बताते हैं,
तो जो लॉरेशिया वाला भाग है उसके नीचे की ओर जाने के कारण, ठीक है, खिंचाव होने के कारण सबसे पहला क्या बना, तो ये देखिए बैफिन का बे बना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बताते हैं, बैफिन बे बना है। और क्या क्या बना है देखिए, ये क्या बताते हैं, और क्या बना है तो सबसे पहला तो बैफिन की खाड़ी, डेविस जलडमरू मध्य, लैब्राडोर सागर, आर्कटिक सागर, ठीक है। तो देखिएगा, तो बैफिन की खाड़ी यहां पे है, ठीक है। इसके अलावे क्या बताते हैं, इसके अलावे बताते हैं डेविस जलडमरू मध्य, यहीं पे देखिए आपको डेविस जलडमरू मध्य मिलेगा, डेविस जलडमरू मध्य। ये देखिए डेविस स्ट्रेट बना है, ये वाला है आपका डेविस स्ट्रेट, ये आपका डेविस स्ट्रेट भी बना है, और ये बैफिन की खाड़ी भी बना है। इसके अलावे और क्या बोलते हैं, कौन सा स्थल रूप बना है भाई, तो यही बताते हैं। इसके अलावे और क्या बना है, तो लैब्राडोर सागर और आर्कटिक सागर बना है। देखिए लैब्राडोर सी कहां पे है, लैब्राडोर सी, ये है लैब्राडोर सी भी बना है, ये देखिए लैब्राडोर सी ये बना है, और आर्कटिक सागर भी इसी से बना, यहीं पे आर्कटिक सागर भी है। तो याद रखिएगा, इनके द्वारा बताया गया है कि लॉरेशिया के विषुवत रेखा की ओर खिंचाव होने के कारण कौन कौन सा स्थल, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बैफिन की खाड़ी बना है, डेविस स्ट्रेट बना है, लैब्राडोर सी बना है, और आर्कटिक सागर बना है, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़े, ठीक है। देखिए इसी प्रकार गोंडवाना लैंड का प्रवाह दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर हुआ, और यह कई भागों में टूट गया, और प्रवाह के कारण ग्रेट ऑस्ट्रेलिया व्हाइट रॉस सागर का निर्माण हुआ है। देखिए आगे क्या बात करते हैं, ये रहा आपका दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब दक्षिणी ध्रुव में खिंचाव होने के कारण, ये बताते हैं कि दक्षिणी ध्रुव में खिंचाव होने के कारण ऑस्ट्रेलिया व्हाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया व्हाइट का निर्माण हुआ है, ठीक है। क्या निर्माण हुआ है, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलिया व्हाइट, देखिए ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है इधर, तो इसके खिंचाव के कारण ग्रेट ऑस्ट्रेलिया व्हाइट का निर्माण हुआ है। इसके अलावे यहीं पे आपका रॉस सी भी मिलेगा, तो रॉस सागर आप लोग खोजिएगा, तो रॉस सागर का निर्माण किसके कारण हुआ है, तो गोंडवाना लैंड के विषुवत रेखा की ओर खिसकने के कारण हुआ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया व्हाइट का निर्माण किसके कारण हुआ, गोंडवाना लैंड के खिसकने के कारण हुआ है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे हम लोग देखें, चलिए। टेलर ने माना कि जहां भी प्रवाह के समय अवरोध था उसके अग्रभाग में पर्वतों तथा द्वीपीय चाप का निर्माण। देखिए अब यहां पे बात कर रहे हैं टेलर कि देखिए लॉरेशिया के विषुवत रेखा की ओर खिसकने के कारण तो लैब्राडोर सागर बना, ठीक है, आर्कटिक सागर बना, डेविस जलडमरू मध्य बना था, गल्फ ऑफ बेफिन बना, ठीक है। इसके अलावे जो गोंडवाना लैंड है उसके विषुवत रेखा की ओर खिसकने के कारण ग्रेट ऑस्ट्रेलिया व्हाइट बना है, रॉस सागर बना है, और जहां भी अवरोध हुआ है, जहां भी इसके प्रवाह में अवरोध हुआ है वहां पे बलित पर्वत का निर्माण हुआ है। चलिए ये बात ये बताते हैं, टेलर ने माना प्रवाह के समय जब अवरोध हुआ है तो उसके अग्रभाग में पर्वत या द्वीपीय चाप आर्क आइलैंड का निर्माण हुआ है। तो ये आइलैंड की भी बात करते हैं और पर्वत की भी बात करते हैं। चलिए आगे, इसके अलावे ये बताते हैं कि ग्रीनलैंड
साइबेरिया, ठीक है, के बीच आर्कटिक बेसिन, तो ग्रीनलैंड और साइबेरिया के बीच में है आर्कटिक बेसिन, ये तो बताए ही है। आर्कटिक बेसिन का निर्माण लॉरेशिया के विषुवत रेखा की तरफ प्रवाह के कारण, तो लॉरेशिया के विषुवत रेखा की ओर प्रवाह के कारण आर्कटिक बेसिन का निर्माण हुआ है। जबकि दक्षिणी अटलांटिक तथा हिंद महासागर का निर्माण, अब यहां पे देखिए महाद्वीपीय भाग तो बता दिया गया, अब महासागरीय भाग की चर्चा करते हैं। दक्षिणी अटलांटिक तथा हिंद महासागर का निर्माण प्रवाह होते हुए महाद्वीपों के बीच के रिक्त स्थान में जल भरने के कारण हुआ, ठीक है। तो जो आपको बताए थे, ये वाला जो पार्ट है आपको बताए थे ना कि स्थल का भाग था पेंजिया गोंडवाना लैंड, ये बताए। अब ये जब इसका जब विस्थापन हुआ और बीच में जो भाग खुला है, बीच में जो रिक्त स्थान रहा, उसी में जल के जमाव के कारण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर इत्यादि का निर्माण हुआ है। तो वही ये बात करते हैं कि दक्षिणी अटलांटिक तथा हिंद महासागर का निर्माण जो महाद्वीपों का प्रवाह हो रहा था, उसके बीच में जो रिक्त स्थान बचा, उसी में जल के जमाव के कारण हुआ है। चलिए, इसके अतिरिक्त इन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया है कि हिमालय, काकेशस और आल्प्स पर्वत, ठीक है, हिमालय, काकेशस और आल्प्स पर्वत का निर्माण लॉरेशिया तथा गोंडवाना लैंड के ध्रुवों की ओर विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने के कारण हुआ है। जैसा कि आपको भी पता है, हम लोग भी जानते हैं, ठीक है, कि इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स बताते हैं, जो सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी वो झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि सही में प्रवाह के कारण ही हुआ। जैसे हम लोग जानते हैं कि टेथिस सागर में, ठीक है, टेथिस सागर में मलबा के जमित अवसादों के जमाव के कारण, उसके बलन होने के कारण क्या हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो वो भी ये बात कर रहे हैं। चलते हैं आगे। अब ये तो इनका सिद्धांत था, अब इनकी आलोचना देख लेते हैं। ये सारा सिद्धांत आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब इनकी आलोचना को देखते हैं कि क्या आलोचना किया गया। देखिए, सबसे पहला बात, टेलर का मुख्य उद्देश्य क्या था? टर्सरी युग में पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करना, ठीक है। इसके अलावे पर्वतों का जो विस्तार था, एंडीज और रॉकीज का उत्तर की ओर, और हिमालय, काकेशस और आल्प्स पर्वत का पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है, उसके बारे में व्याख्या करना और उसकी उत्पत्ति की व्याख्या करना। अतः इसके लिए इन्होंने महाद्वीपों का बड़े पैमाने पर प्रवाह की बात की है। तो पहला आलोचना है कि इनका उद्देश्य था पर्वतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके अलावा उसका विस्तार की जानकारी प्राप्त करना। तो इसको समझाने के लिए या इसकी व्याख्या करने के लिए व्यापक पैमाने पर इन्होंने महाद्वीपों के प्रवाह की बात की है, पहली। दूसरा, वर्तमान समय के पर्वतों की बनावट को देखने से ज्ञात होता है कि निश्चय इसका क्षैतिज विस्थापन हुआ है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से परिकल्पना सही हो रही है। मतलब वर्तमान समय में जो बलित पर्वत है, उसको देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सही में स्थल रूप का क्षैतिज ये जो स्थानांतरण है हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। परंतु केवल 32 से 64 किलोमीटर का स्थानांतरण इस समस्या को सुलझाने के लिए पर्याप्त था। मतलब 32 से 64 किलोमीटर का स्थानांतरण ही इस समस्या को सुलझा सकता था, जबकि इसके विपरीत टेलर ने हजारों किलोमीटर का प्रवाह बताया। तो प्रवाह की जो बृहद स्तर पर बात की है, उसकी आलोचना इसमें किया गया है। दूसरा, जब बात किया जाए, दूसरे उनका प्रवाह को भी गलत रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। ये जो इनके द्वारा जो प्रवाह बताया गया है, वो भी गलत रूप में प्रस्तुत किया गया है। कैसे गलत रूप में प्रस्तुत किया गया, ये देखिए। बोला जाता है कि उनके द्वारा बताया गया था ना कि क्रेटेशियस युग में चंद्रमा करीब था, ज्वारीय शक्ति बहुत अधिक था, और इसके कारण पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इससे पहले जो पर्वत बना है, उसके बारे में कोई विवरण नहीं देते हैं। चलिए, ठीक है, टेलर की बात
जो आलोचक थे वो बोले कि ठीक है, टेलर की बात हम मान लेते हैं ना, कि जो पर्वत का निर्माण ज्वारीय शक्ति के कारण हुआ है। तो इनका शुरुआत तो क्रिटेशियस युग में होता है। तो क्रिटेशियस युग से पहले किस प्रकार से पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, उसका क्या कारण था, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं बताते हैं। तो ये आलोचना की जाती है। ठीक है, बताया जाता है कि ये अधूरा बात बताए हैं। आगे, यदि ज्वारीय शक्ति से ही महाद्वीपों का बड़े पैमाने पर प्रवाह अथवा स्थानांतरण हो सकता था, तो यह शक्ति पृथ्वी के परिभ्रमण को भी रोक सकती थी। मतलब यदि ज्वारीय शक्ति के कारण प्रवाह व्यापक स्तर पर हो सकता है, तो क्या है कि इसका ये जो परिभ्रमण है वो भी रुक सकता था। इस शक्ति के कारण जो है परिभ्रमण भी रुक सकता था, और 1 वर्ष के भीतर ही इतना शक्ति यदि हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर ही पृथ्वी का प्रवाह रुक जाएगा। लेकिन ऐसी कुछ बात तो दिखाई नहीं पड़ती है। इसके अलावा होम्स के अनुसार, होम्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का प्रतिपादन किए थे। ठीक है, होम्स महोदय के द्वारा संवहनीय धारा की बात की जाती है। और संवहनीय धारा क्या है, तो जब भी कोई वस्तु गर्म होता है या लिक्विड गर्म होता है तो देखिएगा एक बुलबुला ऊपर से नीचे आएगा। यदि आप पानी गर्म करते होंगे ना तो देखिएगा कि एक तरंग के जैसा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बुलबुला जैसा आएगा। तो वो है आपका संवहनीय धारा। वो क्या करता है, हीट को ट्रांसफर करता है। तो जहां पे भी हीट आएगा वहां पे संवहनीय धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसे जब वायुमंडल गर्म होता है तो हवा क्या है, ऊपर की ओर, हवाएं हल्की होती है, हल्की ऊपर की ओर जाती है। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है किसके कारण, तो संवहनीय धारा के कारण ये सेल के रूप में चलता है। ठीक है, होम्स के द्वारा यह बताया गया था कि इस प्रकार से देखिए, जब भी कहीं पे हीट पड़ रहा है इस प्रकार से सेल चलता है। ठीक है, और ये धरातल के ऊपर आ रहा है, जब अधिक ज्यादा प्रभावी होगा तो तोड़ करके बाहर आता है। तो ये कन्वेक्शनल करंट की बात करते हैं कौन, होम्स। ठीक है, होम्स के द्वारा ये दिया गया है। तो होम्स बताते हैं, होम्स के अनुसार महाद्वीपों में प्रवाह तथा पर्वत निर्माण में तो कोई ज्वारीय शक्ति का नहीं कोई बाहरी शक्ति सहायता कर सकती, बल्कि इस शक्ति की उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग से संभव है। ये बताते हैं, होम्स के द्वारा बताया गया कि देखिए महाद्वीपों का प्रवाह जो हो रहा है या पर्वतों का जो निर्माण हो रहा है, उससे कोई उस ज्वारीय शक्ति से कोई मतलब नहीं है, कोई भी बाहरी शक्ति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मतलब किससे, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो शक्ति उत्पन्न होती है, अंतर्जात बल जो है, उससे इसका निर्माण हो रहा है, इसी से संभव है। इस प्रकार टेलर का मत तो यद्यपि मान्य नहीं है, पर उनकी परिकल्पना का महत्व इस बात से है कि इन्होंने महाद्वीपों तथा महासागरों के अस्थायित्व के विपरीत आवाज उठाकर संकुचन सिद्धांत के विपरीत की बात की तथा महाद्वीप एवं महासागरों के निर्माण की समस्या को सुलझाने के लिए नई विचारधारा का सूत्रपात किया। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं कि देखिए, हालांकि टेलर का जो मत है वो तो मान्य नहीं है, टेलर का मत मान्य नहीं है, लेकिन कम से कम टेलर का महत्व इतना है कि इन्होंने संकुचन सिद्धांत के खिलाफ एक नए सिद्धांत की वकालत की। ठीक है, और उसके विपरीत जो है, संकुचन सिद्धांत के विपरीत ये विस्थापन सिद्धांत की बात करते हैं और महाद्वीप एवं महासागरों के निर्माण की समस्या को सुलझाने के लिए एक अलग विचारधारा का सूत्रपात करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको पढ़िए और जहां जहां पे इंपॉर्टेंट था हम आपको बताने का प्रयास किए हैं और वहां से सवाल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को, जोहार सभी को।
सभी को अध्ययन केंद्र के YouTube चैनल में स्वागत है। जोहार। और आप लोग को जैसा कि मालूम है कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लास पीजीटी का चल रहा है, तो जो भी इच्छुक हैं वे गूगल प्ले स्टोर में अध्ययन केंद्र का एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करके और वहाँ से एडमिशन लेके आप जुड़ सकते हैं। और यह जो क्लास है डेली बेसिस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देर किए आप जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी आप इसमें वहाँ पे जुड़ जाइए ऐप में और क्लास कीजिए। और सर से आप डायरेक्ट मिल सकते हैं और क्लास कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो संपर्क नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं जो स्क्रॉल हो रहा होगा उस नंबर पे, क्लास से रिगार्डिंग किसी को कुछ पूछना है तो। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। और एक बार जो नए हैं वो कम से कम मतलब आप जो है यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि अगर यहाँ से कुछ आपको नोटिस दिया जाएगा तो आपको मिल जाएगा वो आसानी से। और इससे ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकते हैं, उसके लिए आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए आज के लिए बस इतना ही।